Hello friends, welcome back to Physics Vibes. Today's our topic is nucleus. As we study about cell membrane in our previous video, today we are detailing about nucleus. So let's start the video. First of all, we define the nucleus. Okay, what is nucleus? The nucleus is the control center of the cell that contains DNA. देखिए सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस होता क्या है वो देख लेते हैं। देखिए हमने जैसे कि अभी पीछे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सेल, ठीक है। तो देखिए सेल कुछ ऐसे दिखता है, ये हमारा सेल था, ठीक है। सेल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन, और ये हमारा था न्यूक्लियस। ओके, तो आज हम इसको डिटेलिंग करें, ठीक है। यानी कि इन्होंने बोला है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो सेल के सेंटर को कंट्रोल करता है। ओके, सेल के सेंट्रल को कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। ओके, क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। डीएनए को हम या फिर हम जेनेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल। एक बार दोबारा बता देते हैं। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल दैट कंटेन डीएनए। यानी कि न्यूक्लियस जो है वो सेल का कंट्रोल सेंटर है, यानी कि सेल का जितना भी कंट्रोल वर्क चल रहा है वो सब न्यूक्लियस से चल रहा है। और सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है या फिर जेनेटिक मटेरियल हम उसको बोल सकते हैं। ओके, सेल जो है सेल का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि ये सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ओके, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज important structure of cell is nucleus. Okay, present usually at center. नॉर्मली तो जो हमारा देखा जाता है कि जो जैसे ही हमने अभी सेल बनाया है तो उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिसमें यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, यहाँ पे भी होता है, लेकिन मोस्टली केसेस में जो सेल न्यूक्लियस होता है वो हमारे सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूजुअली हमने यहाँ पे बोला है। और हमारे सेल के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइजोसोम्स हो गए, राइबोसोम्स हो गए। तो लेकिन सबसे बड़ा जो ऑर्गेनेली है वो कौन है? न्यूक्लियस। ओके, अब हम बात करते हैं सेल की डिस्कवरी की। सबसे पहले जो सेल को डिस्कवर किया था, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया 1831 में, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन एक बॉटनी साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, जब वो हमारा क्या कर रहे थे, ऑर्चिड प्लांट, आप लोगों ने सुना होगा ऑर्चिड प्लांट, ऑर्चिड प्लांट, ऑर्चिड प्लांट के ऊपर वो कुछ पढ़ रहे थे या फिर ऑर्चिड प्लांट को माइक्रोस्कोप में देख रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? न्यूक्लियस उन्होंने देखा। तो इसी तरीके से जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। तो जो रॉबर्ट ब्राउन थे वो ऑर्चिड प्लांट के ऊपर कुछ स्टडी कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? न्यूक्लियस। इस तरीके से रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। कब की थी ये? 1831 में। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। जैसे मैंने बताया कि यूजुअली जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत रेयरली, जिसमें जो सेल होता है वो न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि कौन सा हो गया हमारा? आरबीसी। आरबीसी एक ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा उसका जो लाइफ स्पैन होगा वो भी बहुत कम होगा और वो जल्दी डेड हो जाएगा। ओके, यानी कि न्यूक्लियस की वजह से लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाता है किसी भी सेल का। ओके, अब न्यूक्लियस का एक अनदर नेम भी होता है। अनदर नेम ऑफ न्यूक्लियस इज कैरियन। कैरियन भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस को हम कैरियोलो, अगर हम न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को कैरियोलॉजी भी बोला जाता है, कैरियोलॉजी। ओके, इतना समझ में आया कि अनदर नेम क्या है? कैरियन होता है न्यूक्लियस का, और उसको हम कैरियोलॉजी, अगर हम न्यूक्लियस की स्टडी करें उसको हम कैरियोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस को एक मेनली एक स्पेशल नेम से बोला जाता है, उसको कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल, ठीक है। कंट्रोलर और डायरेक्टर मतलब हम सेल को या तो कंट्रोलर ऑफ सेल या फिर डायरेक्टर ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्यों बोल देते हैं? देखिए जो हमारा ये होता है
सेल, न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे सेल की या फिर हमारे एक ह्यूमन बीइंग की हेरिडिटी को कंट्रोल करके रखता है। अब देखिए जैसे कि हमने अभी बताया था कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर देखिए जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो हमारे न्यूक्लियस होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करके रखता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल वहाँ पे होता है प्रेजेंट। तो वो क्या करता है, जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल जाएगा एज क्रोमोजोम, तो वो उस हेरिडिटी में भी कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, वो हमारी ग्रोथ को कंट्रोल रखता है, हमारी बॉडी में जितनी भी ग्रोथ हो रही है उसको कंट्रोल करेगा, मेटाबॉलिज्म को, यानी कि जैसे हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको भी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको कंट्रोलर ऑफ सेल या फिर डायरेक्टर ऑफ सेल बोला गया है। ठीक है, अब देख लीजिए न्यूक्लियस क्या है, हमारा कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बताया था अभी, जो क्या करता है, डीएनए कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल बोला जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब हम स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को बहुत ही डिटेलिंग में स्टडी करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। जैसे सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको न्यूक्लियर एनवेलप भी बोला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियस। अभी स्ट्रक्चर में कहाँ पे होता है, आइए देखते हैं। ये हमारा एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में देखिए, ये जो बाहर एक जो सेल में हमने जैसे पढ़ा था, जैसे हमने सेल को पढ़ा था, सेल की जो बाहर की लेयर थी, जो आउटर कवरिंग थी, उसको हमने क्या बोला था, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोला था। इसी तरीके से जो हमारे न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग है उसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, देखिए ये तो बिल्कुल कंप्लीट एक कवर्ड था, लेकिन इसमें कुछ बीच बीच में ऐसे पोर्स हैं, तो उन पोर्स को हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस पोर। ओके, ये देखिए अभी हम एक एक पार्ट को भी हम डिटेलिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम सिर्फ स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियर पोर। अब देखिए इन, अब जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर्ड होती है। देखिए एक ये लेयर हुई और एक ये, तो इसमें हमने क्या बोल दिया कि ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसके बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट होता है, सब में है ये सारा जितना भी स्पेस है, इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे हमने सेल के अंदर ये यहाँ पे न्यूक्लियस था, ये सेल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के बीच में हमने क्या पढ़ा था, ऐसे ऐसे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से न्यूक्लियस में भी यहाँ पे ये न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये जो है, ये देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म है, ऐसे ऐसे जितना भी लिक्विड पोर्शन है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट क्रोमेटिन, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बहुत उलझा हुआ सा होता है, उसको हमने बोल दिया रेड कलर में जो आपको दिख रहा है वो हमारा क्या है, क्रोमेटिन। अभी हम एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, बीच में एक जो छोटा सा पार्ट ये हमें दिख रहा है सर्कुलर शेप में, ब्लू कलर पेन, उसको हमने बोल दिया न्यूक्लियोलस। तो ये पूरा का पूरा हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है। तो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, ये जो भी हमारा है, ये कवरिंग जो है न्यूक्लियस की, उसको हमने बोल दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फिल्ड लिक्विड पोर्शन है, फ्लूइड पोर्शन है, इसको हमने बोल दिया न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये सर्कुलर जो इसको यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्कुलर शेप की, इसको हमने न्यूक्लियोलस बोल दिया। और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है रेड पेन से, दैट इज क्रोमेटिन। ठीक है, अब हम एक एक पार्ट को डिटेल करेंगे। अब हम सबसे पहले जो उनसा पार्ट है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिटेलिंग करेंगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर एनवेलप, एनवेलप जैसे कि एक लिफाफे को बोल देता है ना, एनवेलप, कोई भी लिफाफा है उसके अंदर कुछ सामान होता है, इसी तरीके से हमने न्यूक्लियर एनवेलप्स को बोल दिया। और हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथिका भी बोला है। ठीक है, ये दो नाम होते हैं इसके, अनदर नेम। अब जो होती है, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, उसमें एक आउटर होगा एक इनर होगा। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए ये हमारी डबल मेम्ब्रेन थी, ये जो हमारा था ये आउटर था और ये वाला इनर था। अगर हम इसको जूम इन करके देखते हैं, इस वाले पोर्शन को अगर हम जूम इन करके देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ, देखिए। ओह सॉरी, ऐसे कुछ हमारा होता है नॉर्मली, तो इस तरीके से होता है प्रेजेंट।
ये सिंगल लेयर होगी हमारी ऐसी, लेकिन इसी को कुछ इस तरीके से अगर हम बना लेते हैं, ये देखिए, इसको हमें डबल लेयर बनाना है, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर होती है। ओके, तो ये कुछ ऐसे, अच्छा सा नहीं बन पाया बट फिर भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे होते, देखिए एक लेयर ये हो गई, ये एक लेयर ये हो गई डबल लेयर, और इसके बीच में जो हमने स्पेस बताया था वो क्या था, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे, ये जो स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इसको हमने बोल दिया पेरीन्यूक्लियर स्पेस। एक ये हो गई हमारी लेयर और एक लेयर ये हो गई। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये कुछ ऐसे दिख रही है। ठीक है, ये हमारी, अब हम आपको इसमें दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके से हमने बनाई, इस तरीके से हमारी डबल लेयर स्ट्रक्चर थी। अब जो ये बाहर वाला पोर्शन है ये हमारा हो गया आउटर, और ये जो अंदर सेल के है इसको हमने बोल दिया इनर। ये वाला नहीं, ये वाला, ये इस तरीके से थी ना हमारा, ऐसे था, ये हमारा इनर हो गया। ठीक है, अब इसका काम, ये तो देखिए ये क्या था, ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस था, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये अंदर है तो इसको बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो वाला जो बाहर है, जो साइटोप्लाज्म को टच कर रहा है, ये हमारा आउटर हो गया, और जो अंदर अंदर की साइड होता है, ये हमारा जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ये हमारा इनर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट, सेपरेट सेल जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अब इसका फंक्शन क्या है, देखिए यहाँ पे क्या हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ना, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, और यहाँ पे क्या है, न्यूरोप्लाज्म, या फिर और भी जेनेटिक मटेरियल्स वगैरह जो भी है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल हम बोल देते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है, तो ये क्या कर रहा है, ये इन दोनों को सेपरेट करने का काम कर रहा है। बीच में लेयर आ गई, इसने इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, और बोल सकते हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स का बैरियर भी है। अब यहाँ से अगर किसी मैक्रोमोलिक्यूल, कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, अगर उसको एंट्री करनी है तो ये उसको एक तरीके से रोक देगा कि नहीं, अभी एंट्री नहीं हो सकती, या बड़ा है, सिर्फ स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स ही अंदर एंटर कर सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, अभी मैंने बताया था न्यूक्लियर पोर्स। अब देखिए एक लेयर ये थी हमारी, एक ये बन गई, तो ऐसे करके पूरा सर्कुलर वे में था। तो ये जो न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे थे न्यूक्लियर पोर्स, पूरे डायग्राम में अगर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो होते हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स मोस्टली एक न्यूक्लियस में, अगर हमारा ऐसे करके एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर 3000 टू 4000 पोर्स प्रेजेंट होते हैं एक न्यूक्लियस में। ओके, ठीक है, अब न्यूक्लियर लेमिना क्या होता है, अब हम देखते हैं न्यूक्लियर लेमिना। मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके से हमारा प्रेजेंट होता है, तो जो इनर लेयर यहाँ पे एक इस तरीके से लेमिना प्रेजेंट होता है। मैं आपको इस डायग्राम में बता देती हूँ, यहाँ पे इस तरीके से लेमिना प्रेजेंट होता है पूरी ऐसे इनर लेयर पे। ठीक है, इस तरीके से। तो इस लेमिना का काम क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, हमारे न्यूक्लियस को मैकेनिकल, इस तरीके से ब्लू पेन से जो आपको दिख रहा है, ये क्या हमारा लेमिना प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे न्यूक्लियस को एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, तो अभी तक हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में क्या क्या पढ़ा है, कि इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं, कैरियोथिका भी इसको इस नाम से भी जाना जाता है। हमारी जो ये लेयर थी, डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है, उसमें एक आउटर पोर्शन होता है, एक इनर पोर्शन होता है। देन सेपरेट करता है वो जेनेटिक मटेरियल, जो अंदर की साइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के, और जो बाहर साइटोप्लाज्म होता है, उन दोनों को, साइटोप्लाज्म को और जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का बैरियर है, और जो न्यूक्लियर स्पोर्स होते हैं वो 3000 टू 4000 पोर्स प्रेजेंट होते हैं पर न्यूक्लियस, ये पर न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियर लेमिना क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नाउ अब हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना।
अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखिए जैसे हमने सेल में पढ़ा था कि हमारा जो सेल होता है उसमें साइटोप्लाज्म फील्ड होता है, इसी तरीके से हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म फील्ड होता है जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर या जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस। क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक जो भी सब्सटेंस होगा वो हमारा क्या होगा? न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? जैसे एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो एंजाइम्स क्या करते हैं? जो भी हमारी एक्टिविटी होती है न्यूक्लियस की, ठीक है, वो क्या कर देते हैं? हमारी एक्टिविटी को स्पीड अप कर देते हैं। स्पीड अप और इंक्रीज द एक्टिविटी। मान लीजिए कोई भी मेटाबॉलिज्म होना है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म होनी है कुछ भी, तो वो क्या करेंगे? वो स्लो ना हो करके स्पीड अप में होगी जब, तो ये किसका काम होगा? अगर न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा तो हमारी एक्टिविटीज़ जो होंगी वो स्लो चलने लगेंगी। ठीक है, स्पीड में नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं डीएनए को रेप्लिकेट करने में। ठीक है, डीएनए को रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, हाँ जी। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मैंने भी आपको डायग्राम में दिखाया था, जो सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो सॉरी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको भी डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो रेड कलर का ऐसे थ्रेड लाइक उलझा हुआ सा जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा होता है क्रोमेटिन। देखिए क्रोमेटिन क्या करते हैं? क्रोमेटिन कंटेन करता है किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट होता है डीएनए और कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, स्पेशली हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इन दोनों से मिलके हमारा क्या बना होता है? क्रोमेटिन, यानी कि कंटेन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। अब क्या होता है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में? अब देखिए क्या होगा, कंडेंस जो हमारा क्रोमेटिन होगा, जो हमारा क्रोमेटिन होगा वो खुद को कंडेंस करेगा टू फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देखिए सेल डिवीज़न के टाइम पे मान लीजिए हमारा ये कुछ सेल है यहाँ पे, ये इसको डिवाइड होना है, डीएनए वगैरह कुछ भी इसको डिवाइड होना है, तो इसके पहले की फॉर्म जो होगी वो क्रोमेटिन होती है, और जैसे ये डिवाइड हो गया इधर और इधर, ठीक है, तो इसके बाद जो यहाँ पे बनता है उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। डिवीजन से पहले क्रोमेटिन होता है, फिर डिवाइड होने के बाद वो बन जाता है क्रोमोसोम। तो कंटेन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की फॉर्म में। तो कैसे बनेगा क्रोमोसोम? जो क्रोमेटिन होगा वो कंडेंस होगा, किस लिए? क्रोमोसोम बनाने के लिए, टू फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? देखिए ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इस पोर्शन को हम बोलते हैं, ये इस पोर्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये बहुत छोटा सा है न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस को थोड़ा डिटेलिंग करेंगे तो देखिए क्या होगा इसमें। जो लार्जेस्ट मेम्ब्रेनलेस बॉडी फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने क्या बताया था? जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या था हमारा? न्यूक्लियो प्लाज्म। अब उसके अंदर जो सबसे बड़ा बोल सकते हैं एक बॉडी फाउंड होती है वो न्यूक्लियोलस होती है। देखिए जैसे हमने सेल पढ़ा था, सेल के हम अंदर हमने बताया कि जो न्यूक्लियस है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनली है, इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर जो लार्जेस्ट होती है बॉडी वो होती है न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये मेम्ब्रेनलेस होती है। देखिए हमने अब तक जितनी भी ऑर्गेनलीज पढ़ी हैं या आगे डिस्कस करेंगे उन सब में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, या फिर बोल सकते हैं कि वो एक किसी चीज़ से कवर्ड रहती है, कवर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो चीज़ है वो क्या होगी, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होगी। ये देखिए मेम्ब्रेनलेस बॉडी कहाँ पे? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, और ये लार्जेस्ट होती है। ठीक है, अब मैन्युफैक्चर एंड असेंबल द कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। इसका फंक्शन क्या होता है? अब हम देखते हैं न्यूक्लियोलस क्यों है भाई, इसका कुछ वर्क होगा, इसी वजह से यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये क्या करती है? ये राइबोसोम को मैन्युफैक्चर करती है, राइबोसोम्स बनाती है और उसको असेंबल करती है। ठीक है, अब क्या करेगी? मैन्युफैक्चर बनाएगी और उसको उसकी सही तरीके से असेंबल करेगी उसके कंपोनेंट्स को। ठीक है, और इसके अंदर क्या बन रहा है? इसके अंदर बन रहा है सिंथेसिस होती है आरआरएनए। आरआरएनए क्या होता है? राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक
ऐसे। ये हमारा क्या है, आरआरएनए, ठीक है। ये यहाँ पे सिंथेसिस होता है न्यूक्लियस में, ओके। वैसे अगर अभी जैसे हमने राइबोसोम पढ़ा है कि जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें मैन्युफैक्चर होता है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम का वर्क क्या होता है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनता है राइबोसोम में। अब राइबोसोम मैन्युफैक्चर तो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियोलस में। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ राइबोसोम्स के बारे में। हाँ जी, देखिए जैसे मैंने बताया था कि हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एनवेलप जो थी, इसके इंटरनल साइड या इनर साइड यहाँ पे लैमिना प्रेजेंट होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ना जो ये होता है हमारा आउटर साइड, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे भी राइबोसोम्स आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। इस तरीके से कहीं पे होते हैं, कहीं पे शायद नहीं भी होते। तो इस तरीके से इसकी बॉडी पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन पे ही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है। वो कुछ इस तरीके से होता है, बनाने की कोशिश करती हूँ ऐसे। कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो टू टाइप्स का था, है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ होता है वो रफ क्यों है, क्योंकि उसकी सरफेस पे देखिए जैसे यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट थे इस तरीके से, इसी तरीके से इस पे भी राइबोसोम्स अगर हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, इस तरीके से राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अगर राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब देखिए सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा था राइबोसोम्स का, न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस में सिंथेसिस हो रहा था और यहाँ पे प्रेजेंट होती है इसकी लेयर पे, मेम्ब्रेन पे। और इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कि न्यूक्लियस क्यों है और उसमें क्या क्या फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोल हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जैसे मैंने अभी बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है कि सेल डिवीजन, जो सेल साइकिल होती है, सेल डिवीजन होता है उसके टाइम पे। ओके, नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। और क्या होगा, देखो जैसे अभी बताया था कि राइबोसोम्स बन रहे हैं, है ना, राइबोसोम्स बन रहे हैं। तो राइबोसोम मैन्युफैक्चर होते हैं न्यूक्लियस में। तो राइबोसोम्स की अब वो करते हैं सिंथेसिस, वो करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए इनडायरेक्टली वे में बोल सकते हैं कि, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो इनडायरेक्टली वे में प्रोटीन भी सिंथेसिस कर रहा है। देखिए न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स बन रहे हैं और राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन, तो यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या बन रहा है, प्रोटीन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। देखिए वो क्या कर रहा था वहाँ पे, जैसे हमने बताया हेरिडिटरी हेरिडिटरी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, है ना, कंट्रोल भी करता है और स्टोर भी करके रखता है। स्टोरेज भी, स्टोर भी करेगा और कंट्रोल भी करेगा, ठीक है। और मटेरियल को, ठीक है, जैसे डीएनए हो गया या आरएनए वगैरह हो गए, दैट इज। और क्या करेगा, जैसे प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, और आरएनए भी बन रहा है न्यूक्लियोलस के अंदर। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने भी बताया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स। कहाँ पे बन रहे हैं राइबोसोम्स, कहाँ पे बन रहे हैं राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, इसके अंदर क्या बनते हैं, राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन। अब जब प्रोटीन बन रही है तो उसको स्टोर भी तो होना होगा, इसीलिए स्टोर भी वो वहीं पे हो जाती है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो हमारी मेम्ब्रेन थी, डबल लेयर मेम्ब्रेन थी कुछ इस तरीके से, ऐसे हमारी मेम्ब्रेन थी। तो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन थी हमारी सेल न्यूक्लियस की, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्टिव ही जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ अगर मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको अगर स्पेस नहीं मिलता है यहाँ से जाने का, तो वो हमारे न्यूक्लियर पोर्स से भी जा सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब हम समराइज़ करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। समराइज, अगर हम समरी के हिसाब से देखते हैं तो सबसे पहले हमने न्यूक्लियस की डेफिनेशन पढ़ी,
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमने क्या पढ़ा कि ये जो न्यूक्लियस होता है ये हमारे सेल के सेंटर को कंट्रोल करता है और इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा कि ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, और हमने पढ़ा कि लार्जेस्ट ऑर्गेनली कौन सी होती है हमारे सेल की, लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन सा होता है, दैट इज न्यूक्लियस। ओके, और हमने पढ़ा फिर हमने डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी। कब की थी, 1831 में डिस्कवरी की थी। फिर इसका अनदर नेम कैरियन भी होता है, कैरियन। फिर हमने देखा कि कैरियन इसका अनदर नेम है, डबल मेम्ब्रेन लेयर है, डबल मेम्ब्रेन है। और फिर हमने इसके स्ट्रक्चर को पढ़ा, फिर हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को पढ़ा जिसमें हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिटेलिंग में पढ़ा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है, यहाँ पे जिसके बीच में स्पेस होता है इसको हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और फिर हमने इन पोर्स के बारे में भी पढ़ा है। इन पोर्स, ये वाले जो पोर्स हैं यहाँ पे, ये क्या हेल्प करते हैं पोर्स, अगर हमारा कुछ मॉलिक्यूल्स लार्ज हैं जैसे प्रोटीन, मैक्रो प्रोटीन वगैरह, वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं तो वो पोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा न्यूक्लियोप्लाज्म, जो भी यहाँ पे जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे वो क्या करता है, वो हमारी किसी भी एक्टिविटी को स्पीड अप करा देता है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, क्रोमेटिन पढ़ा, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज क्रोमेटिन। फिर हमने न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ा जिसमें राइबोसोम्स प्रोड्यूस हो रहे थे, सिंथेसिस हो रहे थे। ठीक है, और ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे भी राइबोसोम्स इस तरीके से स्टोर हो रहे थे। ओके, फिर अब देखिए, फिर हमने कुछ फंक्शंस पढ़े कि न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उन सबको हमने एक एक करके पढ़ा। अब अगर आपको इस टॉपिक के प्रॉपर नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।